Economic Security, and Shri Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry of India. I think we can. The next document to be signed is the India-EU Security and Defence Partnership. This document will be signed by Her Excellency Ms. Kaja Kallas, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and the Vice President of the European Commission, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. We now have the signing of the Comprehensive Framework on Cooperation on Mobility. This document will be signed by His Excellency Mr. Maros Sefcovic, European Commissioner for Trade and Economic Security, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. तो ये आप देख रहे हैं समझौते जो हैं उन पर दस्तखत किए जा रहे हैं और बहुत बड़ी डील है ये। 136 बिलियन डॉलर का ट्रेड भारत और यूरोपियन यूनियन का है। हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर यही है और हमारा इनके साथ भी ट्रेड सरप्लस है, मतलब इनको एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इनसे इंपोर्ट कम करते हैं। 27 देश हैं, 45 करोड़ की आबादी है इन 27 मुल्कों की। हर लिहाज से ये डील भारत के लिए एक बहुत फायदेमंद डील है और एक गेम चेंजर डील साबित हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर उन सारी चीजों को एक्सपोर्ट का प्रावधान रखा गया जिन पर ड्यूटी कम खत्म हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। जो आप एक्सपोर्ट अमेरिका को करते थे और उसके 50% टैरिफ लगाने के बाद हमारा उत्पाद वो वहां पर महंगा हो गया, उसकी भरपाई बहुत हद तक, सारी नहीं भी तो बहुत हद तक यहां हो सकती है। हालांकि इसको थोड़ा अभी जमीन पर आने में हो सकता है कुछ महीने का वक्त लग जाए, लेकिन आप ये भी तो सोचिए 17 साल से चल रही है डील, ये इस पर बातचीत 17 साल से चल रही है, अब जाकर के ये फाइनल अपने दौर में पहुंच गई है। और यूं ही नहीं, 26 जनवरी में 3 दिन के दौरे पर आप दोनों व्यक्तियों को देख रहे हैं, यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष, दोनों हमारे 26 जनवरी के मुख्य अतिथि थे। वो समझ रहे हैं इस बात को कि कितनी बड़ी बात है। अच्छा, यूरोप जो है खुद वो अमेरिका से इतना त्रस्त है कि उसको भी अब नए लोग चाहिए, उसको भी नई मार्केट्स चाहिए। और भारत ने अमेरिकी टैरिफ्स के बाद, कल हम लोग बात कर रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा कि इसको ट्रंप जी को इतना क्रेडिट ना दीजिए कि ट्रंप की वजह से भारत ने इतना एक्सप्लोर करना शुरू किया एक्सपोर्ट मार्केट्स को। पहले भी हम लोग कर रहे थे, लेकिन ये बात सही है कि ट्रंप की दादागिरी के बाद हमें यह लगा कि काम हमें बहुत जल्दी करना पड़ेगा। ओमान के साथ आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, यूके के साथ बायलैटरल ट्रेड हो गई, न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, इनके साथ हो गया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ आपकी ट्रेड डील की बात चल रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्च में अभी भारत आने वाले हैं, तो कनाडा एक बहुत बड़ा मार्केट है, कनाडा के पास बहुत रिसोर्सेज भी हैं और उसका एक्सपोर्ट बिल्कुल वन साइडेड अमेरिका को जाता है, वो डाइवर्सिफाई करना चाहता है। भारत से बड़ा बाजार उसको कहां मिलेगा? ये सारी बातें इस वक्त जो है भारत के पक्ष में दिखाई देती हैं और इस सब के साथ भारत ने अपनी रेड लाइंस का भी ख्याल रखा है कि हमारा जो कमजोर तबका है या जो सबसे ज्यादा आबादी हमारी जिस काम में शामिल है वो है खेती और डेयरी। इन दोनों को हमने इस डील से बाहर रखा है और अमेरिका के साथ भी जो ट्रेड डील की बात कर रहे हैं उससे भी वो बाहर है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, कुछ लोगों को बहुत टेक्निकल सी चीज लगेगी, लेकिन बहुत देश हित का काम इस वक्त हो रहा है। बिल्कुल, और जो 27 देश हैं जो यूरोपियन यूनियन बनाते हैं और उसको भारत के साथ मिला लिया जाए तो 1/4 ऑफ आउटपुट जो है, इकोनॉमिक आउटपुट, वो विश्व का बनता है। ये बहुत बड़ी बात है और भारत की तरफ से टेक्सटाइल्स हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, बाकी सारी चीजें हों, कपड़े, टेक्सटाइल, ये सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर भारत को नए बाजार चाहिए
जहां पर भारत एक्सपैंड कर सकता है, और ईवी जैसे क्षेत्र में जो है वो भी भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जबकि दूसरी साइड अगर हम देखें, यूरोप जो है वो, हम गाड़ियों की बात करें, हाई एंड मशीनरी की बात करें, ये सारी चीजें एक चीज बता दूं, अभी आपने गाड़ियों की बात की, तो ये देखिए जब डील्स होती हैं तो कैसे अपने हित को बचा के रखा जाता है। जाहिर है कि वो 140% ड्यूटी लगती है यूरोप की गाड़ी भारत लाने में, वो बता रहे हैं घट के 40% हो जाएगी, लेकिन वो हाई एंड गाड़ियां हैं, उसमें एक प्राइस कैप रख दिया गया है कि अभी ये नए नियम इतने $1000 की गाड़ी पर लागू होंगे। मतलब फिलहाल जो है ये कि भाई महंगी गाड़ियां जो है वो पहले सस्ती करो, छोटी गाड़ियां इंडस्ट्री को भी तो बचाना है। एग्जैक्टली, तो जो सस्ती गाड़ियां यूरोप से यहां आनी है उस पर अभी ये लागू नहीं होगा, ईवी पर भी अभी लागू नहीं होगा। दूसरी बात बता रहा हूं, यूरोपियन कंपनीज जो हैं वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, उर्सुला फॉन डेर लाइन, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। अपने दो करीबी मित्रों प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट फॉन डेर लाइन का इस अभूतपूर्व भारत यात्रा में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कोस्टा जी अपनी सरल जीवन शैली और समाज के प्रति प्रेम के आधार पर लिस्बन के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, और उर्सुला जी जर्मनी की पहली महिला रक्षा मंत्री नहीं, यूरोपियन यूनियन कमीशन की भी पहली महिला प्रेसिडेंट बनकर पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। कल एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा
और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। फ्रेंड्स, इस महत्वाकांक्षी एफटीए के साथ साथ हम मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क बना रहे हैं। इससे भारत के स्टूडेंट्स, वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोपियन यूनियन में नए अवसर खुलेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा लंबे समय से एक व्यापक सहयोग रहा है। आज हमने इन महत्वपूर्ण लिंकेजेस को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। इससे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में हमारी साझेदारी और गहरी होगी। यह रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी बल देगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे सहयोग का दायरा और बढ़ेगा और इसके साथ हमारी डिफेंस कंपनियां को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर साकार करेगी। फ्रेंड्स, आज की इन उपलब्धियों के आधार पर हम अगले 5 वर्ष के लिए एक और भी एम्बिशियस और होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक एजेंडा लॉन्च कर रहे हैं। एक जटिल वैश्विक वातावरण में यह एजेंडा स्पष्ट दिशा देगा, हमारी साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा, इनोवेशन को गति देगा, सुरक्षा सहयोग और सुदृढ़ करेगा और पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करेगा। फ्रेंड, भारत और यूरोपियन यूनियन का सहयोग एक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड है। हम इंडो पैसिफिक से लेकर कैरेबियन तक ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट को विस्तार देंगे। इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लीन एनर्जी और विमेन एम्पावरमेंट को ठोस समर्थन मिलेगा। हम साथ मिलकर आईमैक कॉरिडोर को ग्लोबल ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक प्रमुख कड़ी के रूप में स्थापित करेंगे। फ्रेंड्स, आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। इस संदर्भ में आज हमने यूक्रेन, पश्चिमी एशिया, इंडो पैसिफिक सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मल्टीलेटरलिज्म और इंटरनेशनल नॉर्म्स का सम्मान हमारी साझी प्राथमिकता है। हम एकमत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है। फ्रेंड्स, राष्ट्रों के संबंधों में कभी-कभी ऐसा क्षण आता है जब इतिहास स्वयं कहता है, यहीं से दिशा बदली, यहीं से एक नया युग शुरू हुआ। भारत की और यूरोपियन यूनियन की यह ऐतिहासिक समिट वही क्षण है। मैं एक बार फिर इस अभूतपूर्व यात्रा के लिए, भारत के प्रति आपकी मित्रता के लिए और हमारे साझा भविष्य के प्रति
आपकी प्रतिबद्धता के लिए प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट फॉन डेर लायन का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। Thank you, sir. Request His Excellency, Mr. Antonio Costa, President of the European Council, to give his remarks to the media. Prime Minister Narendra Modi, my dear friends, dear Ursula, ministers, dear Kaya and Maros, good afternoon. Thank you, dear Prime Minister Modi, for welcoming us on this special occasion. We were privileged yesterday to be your chief guests for the Republic Day celebrations. Such an impressive display of India's capabilities and diversity. Today is a historic moment. We are opening a new chapter in our relations on trade, on security, on people-to-people ties. I'm the president of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen. Then, as you can imagine, for me, it has a special meaning. I'm very proud of my roots in Goa, where my father's family came from. And the connection between Europe and India is something personal to me. Also because we conclude today our trade negotiations. We relaunched at the latest meeting that I had the pleasure to host in May 2021 in my previous capacity. Our summit sends a clear message to the world. At a time when the global order is being fundamentally reshaped, the European Union and India stand together as a strategic and reliable partners. Today, we are taking our partnership to the next level. As the two largest democracies in the world, we are working hand in hand to deliver concrete benefits for our citizens and to shape a resilient global order that underpins peace and stability, economic growth, and sustainable development. I would like to share three messages. First, the European Union and India must work together towards our shared prosperity. तो प्रधानमंत्री ने देखें बताया कि ये डील कितनी अहम है और इसमें दोनों जो पार्टनर्स हैं, ट्रेड पार्टनर्स, 180 बिलियन डॉलर उन्होंने बताया कि व्यापार हमारा और यूरोपियन यूनियन के बीच में होता है और अब इसमें अपार संभावनाएं देखी जा रही हैं। उन्होंने बहुत सारे सेक्टर्स का इसके अंदर जिक्र किया है, हमारी एक्सपोर्ट मार्केट्स जो मिलेंगी। उन्होंने मोबिलिटी एग्रीमेंट की भी बात की जो अभी रूस के साथ हमने किया है कि कैसे हमारे यहाँ के लोग वहाँ जाकर के काम कर सकें, तो हमें रोजगार के लिए जो है और अवसर जो है यूरोप में मिलेंगे क्योंकि उनको भी जरूरत है स्किल्ड वर्कर्स की। तो ये भी एक बड़ी बात है। और अभी जो कोस्टा साहब बोल रहे थे, एक तो उन्होंने बताया मैं गोवा का था, इन्होंने कुछ कार्ड भी निकाल के दिखाया, तो उनके नाम से ही लग रहा था कहीं गोवा का एंगल हो सकता है। फिर उन्होंने जो बात शब्द कहे कि वर्ल्ड ऑर्डर खतरे में है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और ऐसे में भारत और यूरोप स्ट्रेटेजिक और रिलायबल पार्टनर हैं और अब इस पार्टनरशिप को हम एक नए लेवल पर लेकर के जा रहे हैं। और कल से आप ऑब्जर्व कीजिए समीर जी, इन दोनों विशिष्ट मेहमानों की जो भाव-भंगिमा है, इन्होंने जितने इंटरेस्ट के साथ 26 जनवरी की परेड में हिस्सा भी लिया, उसके बाद एट होम में गए राष्ट्रपति के, वहां पर जैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही थी, ये बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं इस पूरे इवेंट को लेकर। निश्चित रूप से, और जिस तरीके से लंबे समय से भारत की लगभग 2 दशक तक बातचीत चल रही थी, उसके बाद ये डील फाइनल हुई है और इसको इस तरीके से समझा जाना चाहिए कि भारत जो कुल निर्यात करता है उसका 17% यूरो का मार्केट है, यूरो का मार्केट है। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मार्केट, 200 करोड़ लोगों का मार्केट और दुनिया की 25% जीडीपी का हिस्सा जो दो देश यूरोपियन यूनियन और भारत कवर करते हैं, वहां भारत को एक बड़ी पहुंच मिली और भारत ने इस डील को बहुत मेहनत से बहुत लंबे समय तक फाइनल किया है।
अब ये भी है कि विदेशी गाड़ियां सस्ती होगी, विदेश से आने वाली लिकर है जिस पर जो 100 और 120% टैक्स है वो 40% कर दिया गया और आने वाले समय में कम कर दिया जाएगा। भारत की तरफ से जो लेदर है, टेक्सटाइल है, गारमेंट्स है, जो ऑर्नामेंट्स है और जो दूसरा जो मार्केट है वह अब यूरोप के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर एक फ्री ट्रेड पे जाएगा, एफटीए के अंदर जाएगा। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मार्केट भारत ने देखा है। भारत को अमेरिका के जो टैरिफ के कारण जो नुकसान हो रहा था, मुझे लग रहा है कि उसका एक वैकल्पिक व्यवस्था भारत सरकार ने कर ली है और इस डील से मुझे लगता है कि अमेरिका भी बहुत परेशान है और ट्रंप साहब का बयान भी इस संदर्भ में लेकर आया है कि भारत की इस डील को लेकर वो बहुत चिंतित है। उनका जो बयान आया है बहुत अच्छा बयान नहीं है इस डील को लेकर, लेकिन दुनिया की नजर थी और मुझे लग रहा है चीन और अमेरिका को ये चिंता का विषय हुआ कि भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर एक इतनी बड़ी, जिसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल डील्स, जो ट्रेड किया है, ये आने वाले समय में भारत के लिए एक बड़ा मार्केट बनने वाला है। और भारत जिस तरीके से 140 करोड़ की आबादी है, यूरोपियन यूनियन को भी लगा कि भाई भारत जैसा एक बड़ा बाजार है वहां हम जाएंगे और भारत ने लेकिन अपने संबंधों पे किया। भारत ने अपना डेयरी प्रोडक्ट उनके लिए नहीं खोला, भारत ने अपने किसानों का हित का ध्यान रखते हुए उनके लिए नहीं खोला है। तो मुझे लग रहा है कि बड़ी शुरुआत हुई है, बहुत शानदार शुरुआत हुई है और इसका असर आने वाले 2-3 साल में जब दिखेगा तो मुझे लगता है इकोनॉमी में एक बड़ा बूस्ट भारत की भी होगा। और देखिए चाहे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये तमाम देश हों और अब यूरोपियन यूनियन, जब वो बार बार इस वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, मुझे तो कनाडा के प्रधानमंत्री जब चाइना गए थे भी तो उनके शब्द याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम और चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। तो ट्रंप ने धमकी दी, हम 100% टैरिफ तुम्हारे ऊपर लगा देंगे। उनको बेचारों को कदम जो है थोड़े पीछे खींचने पड़े थे। लेकिन अब भारत और ईयू के बीच जो ये ट्रेड डील हुई है, अमेरिका इससे चिढ़ा हुआ है, पूरी तरीके से चिढ़ा हुआ है और खुल के बयान दे रहा है। उनके जो वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने तो स्टेटमेंट ये दिया कि हमने कितनी कुर्बानी दी यूरोप के लिए, रूस यूक्रेन युद्ध के लिए। उन्होंने कहा देखिए हमने तो इंडिया के ऊपर 25% की पेनल्टी भी लगाई कि ये रूस से तेल खरीद रहे थे। वो इसको कुर्बानी बता रहे थे कि इंडिया पर टैरिफ लगाया तो हमने कुर्बानी। तुमने क्या कुर्बानी दी भाई? फिर वो कह रहे थे लेकिन यूरोप ने उस वक्त भी जो है हमारा साथ नहीं दिया इंडिया पर टैरिफ्स बढ़ाने में। यूरोप को भी टैरिफ लगाना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं लगाया क्योंकि ये तो इनके साथ डील करना चाहते थे। ये कल का बयान है अमेरिकी वित्त मंत्री का कि यूरोप भारत के ऊपर भारत को नाराज इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि वो भारत के साथ ट्रेड डील करना चाह रहा था। सुन लें आप। मैं इसी को कहते हैं जलन, मतलब कहीं मिर्ची लगना, इसी को कहते हैं जो वो कह रहे हैं। यूरोप के लोग सेंसिबल थे, आप उनके पीछे पड़े हुए थे। यूरोप को आप कह रहे थे कि रशिया से सारे एनर्जी टाइज जो है कट कर दो, ठंड में मर जाता है यूरोप अगर, क्योंकि इतनी गैस और सब आयात करता था, वो अचानक से नहीं बंद कर सकता था। भारत भी यही कह रहा था, एक झटके में चीजें नहीं होती हैं, लेकिन आपने हमारे ऊपर दिनों दिन में आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया था। और आप खुद वो भी ये कहते हैं कि भारत ने तेल खरीदना कम कर दिया है, हम जो है हटा सकते हैं 25% का टैरिफ। रूस को बोर्ड ऑफ पीस में इन्वाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है रशिया से दोस्ती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारत तेल नहीं खरीद सकता, इसलिए भारत के ऊपर टैरिफ। तो कहानी कुछ और ही थी। आपको मालूम है कि भारत ने नोबेल के लिए नॉमिनेट नहीं किया, पाकिस्तान ने कर दिया था। ट्रंप इस बात पर जो है वो चिढ़ गए थे। आगे खबर आपको बताता हूं, अब इन्होंने जो कनाडा के साथ किया, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्च में भारत आने वाले हैं। इससे पहले वो चाइना गए थे, तो आप उसके चाइना के बाद गए थे कतर। उस आदमी की नजर माइक कार्नी की, उसने बहुत बेइज्जती सही है ट्रंप के हाथों। उसके बाद अब वो खुलकर कह रहे हैं कि मुझे अपने देश का एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ाना है, मैं अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। कि आप पर क्या भरोसा है ट्रंप का? कल कोई कही देंगे तुम हमारे राज्य बन जाओ, अलग देश बन करके क्या कहोगे? उनको गवर्नर उन्होंने वैसे ही कह दिया है। तो उनको अब भारत में जो है एक उम्मीद तलाश उनको दिखाई दे रही है। 140 करोड़ की मार्केट जो है वो कनाडा को भी दिखाई दे रही है। और जितने संबंध इनके पुराने जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो ने खराब कर लिए थे, अब वो सब बिल्कुल बीते जमाने की बातें हो गई हैं। इस वक्त हर आदमी केवल स्टेबिलिटी चाह रहा है और उस स्टेबिलिटी में वो भारत को नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। सौरभ जी, अभी हम लोग एक मिनट सर, 2 लाइन इनको सुन लें सर। Sure. Because when India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure. And we all benefit. Prime Minister Modi, dear friend, 1 year ago, the full College of Commissioners came to India. You mentioned it. And this is also a very special memory for me. It showed the seriousness of our intent and the strength of our commitment. Today, we reap the fruits of that commitment with our historic summit. And let me start with trade. Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people
And this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies, two giants who choose partnership in a true win-win fashion. A strong message that cooperation is the best answer to global challenges. This trade will integrate further our supply chain and strengthen our joint manufacturing power. It will cut up to 4 billion euros in annual tariffs for exporters of all sizes. And it will create good jobs for millions of workers here in India and in Europe. At the same time, this agreement will build on the natural complementarity of our economies. It brings together Indian skills, services, and scale with Europe's technology, capital, and innovation. It will create levels of growth that neither side can achieve alone. And by combining these strengths, we reduce strategic dependencies at a time when trade is increasingly weaponized. We will discuss this and more at our first EU-India Business Forum later today. I want to offer a special word of thanks to the people who worked so hard to make this day a reality. Starting with the European Union's Trade Commissioner Maroš Šefčovič and his counterpart, India's Commerce Minister Piyush Goyal. You have done an outstanding work. This is historic, and it would not have been possible without you. I also want to pay tribute to their colleagues, Sabine Weyand and Secretary Rajesh Agrawal. Many others made vital contributions. I congratulate you all. The hard work was worth it. Prime Minister, distinguished friend, we're not only making our economy stronger, we're also delivering security for our people in an increasingly insecure world. And today, the world's two largest economies and democracies launch their first ever security and defense partnership. This is a landmark departure and a trust-based platform for cooperation on the strategic issues that matter most. In doing so, we will help to build each other's resilience. Europe and India have a long history of cooperation in the defense industry. Now we will enhance this teamwork even further. We will deepen our cooperation on maritime security, for example, joint naval exercises to tackle piracy. And we will step up our work on countering cyber and hybrid threats, which are getting more sophisticated by the day. And our partnership includes a dedicated dialogue on space security, from situational awareness to secure connectivity, and stronger cooperation on counterterrorism. Finally, we are launching negotiations on a security of information agreement. Europe and India have chosen to be reliable partners to one another, and this is how we demonstrate the trust we share. Prime Minister Modi, distinguished friend, I want to turn to innovation, because here too we share core values. The freedom of research and science is paramount for us. Europe and India will always choose science. We will always choose progress, the way forward. We will always choose technology at the service of our people. It's part of who we are. And our cooperation on human-centric, trustworthy artificial intelligence is one of the best examples. So today I'm glad to announce that we are working on India's association with Horizon Europe. Backed by funding firepower of 100 billion euros, Horizon is the world's largest public research program. And I can't wait for our best talents to get to work to advance health,
clean energy, frontier technologies, just to name some. We will set up EU-India innovation hubs. This will help researchers and startups to collaborate on next-generation technology. And we are also launching the EU-India Startup Partnership to boost co-creation and high-potential ventures. Finally, Prime Minister dear Narendra, we both know our greatest wealth are our people. That is why I'm so glad that we are signing an agreement on mobility. We will facilitate the movement of students, researchers, seasonal and highly skilled workers. And this is also why we are launching the first EU Legal Gateway Office in India. It will be a one-stop hub to support Indian talent moving to Europe in full alignment with EU member states' needs and policies. This is good for our economies. This is good for the friendship between our people. And this openness benefits us all. As we conclude this 16th summit, let me reflect on another event of deep meaning. 2 weeks ago, India marked Makar Sankranti. It's the beginning of Uttarayan, the sun's northward journey. From darkness to light, from stillness to growth, from what was to what can be. And that is what makes our summit so unique and timely. The time is right for renewal, for fresh momentum, and for opening a new chapter in EU-India friendship. And this is exactly what we have achieved together today. Thank you very much. बहुत अहम बातें उर्सुला वॉन डेर लियन जो कि यूरोपियन यूनियन की कमीशन की हेड हैं उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि ये स्ट्रेटेजिक और रिलायबल पार्टनरशिप है और बार बार उन्होंने नरेंद्र मोदी को माय डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त कह करके बुलाया। और देखिए उन्होंने शुरुआत में ही कहा माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, वी डिड इट, वी डिलीवर्ड द मदर ऑफ ऑल डील्स। हमने कर दिखाया, हमने मदर ऑफ ऑल डील्स, सबसे बड़ी डील को हमने करके दिखा दिया। और बार बार एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, रिलायबल। हम भरोसेमंद पार्टनर्स हैं क्योंकि आज दुनिया में किसी का भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा हमें भारत की स्किल्स की जरूरत है, सर्विसेज की जरूरत है और स्केल की जरूरत है, जितने बड़े पैमाने पर आप काम करते हैं। और उसके बदले में यूरोप भारत के साथ कैपिटल शेयर करेगा और टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट देगा और टेक्नोलॉजी देगा और भारत उसको स्किल्स और स्केल देगा। तो यह पार्टनरशिप बहुत सरल शब्दों में उर्सुला वॉन डेर लियन ने जो है वो बता दी है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में भी पार्टनरशिप होगी। उन्होंने कहा हमारा डिफेंस में एक दूसरे के साथ साझा बहुत पुराना अंतरिक्ष में भी, स्पेस में भी करेंगे, साइबर में भी करेंगे और वी विल एनहांस सिक्योरिटी इन एन इनसिक्योर वर्ल्ड। ये शब्द भी जो हैं उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो ये डील नेताओं की बातों से तो हर महीने में ऐतिहासिक दिखाई दे रही है। इसमें ना एक महत्वपूर्ण बात है, पहली बार यूरोप जो है ना वो अमेरिकी चश्मे से इंडिया को नहीं देख रहा है, वो पहली बार अपने लिहाज से भारत को देख रहा है। और इसीलिए ये जो ट्रस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। जी सौरभ जी, अपने दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल के पहले साल में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर के जरिए जिस तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में अस्थिरता पैदा की है, ये उससे निकलने का एक बहुत बड़ा कदम है। 27 कंट्रीज हैं ईयू में। बिल्कुल, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, सबसे बड़ा मार्केट भी है। दोनों देशों की आबादी उन्होंने बताई 200 करोड़। जी, तो कुल मिलाकर के जिस तरह की अस्थिरता और अव्यवस्था अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया भर में फैल गई थी टैरिफ वॉर के चलते और लगातार बढ़ रही थी कम होने के बजाय, उससे निकलने का ये रास्ता है। जी, और इसका हम लोग हल्के फुल्के अंदाज में बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को इसका क्रेडिट दें कि ना दें, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये क्रेडिट उनको इसलिए जाता है कि अगर उन्होंने अपनी मनमानी के चलते, या मैं कहूँ भारतीय संदर्भ में तुगलकी जो अंदाज होता है शासन करने का, उसके चलते अगर दुनिया भर में अव्यवस्था नहीं फैलाई होती दुनिया का चौधरी बनने के चक्कर में, तो शायद इस प्रक्रियाओं को गति नहीं मिलती। 2007 से जो बातचीत शुरू हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ईयू के साथ, 2013 में रुक गई, 2022 में फिर शुरू होती है और 2026 में हम देख रहे हैं कि साकार हो गया। दोनों के हित में इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मार्केट। कैटलिस्ट बन गए। जी, डेफिनेटली कैटलिस्ट वो बन गए। लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूं
कि आर्थिक रूप से तो दोनों के पक्ष में है ही, और बड़े पैमाने पर देखें दुनिया के पक्ष में है। लेकिन जो बात तीनों लोगों ने कही अपने अपने अंदाज में, शुरू में नरेंद्र मोदी ने कही, बाद में मिस्टर कोस्टा ने कही और बाद में मिसेस डेयर कह रही थी, जो ग्लोबल ऑर्डर है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग तहस नहस कर दिया है अपनी मनमानी के चलते या सिरफिरेपन के चलते, मैं कहूं जी, तो उसको कहीं ना कहीं नए सिरे से एक नया ऑर्डर बनाने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम साबित होने बिल्कुल ठीक आपने कहा। और शुरुआत में उर्सुला जी ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि जब इंडिया आगे बढ़ता है, जब इंडिया सक्सीड करता है तो दुनिया में स्थिरता आती है और दुनिया तरक्की करती है। ये बहुत बड़े शब्द हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो भारत के साथ इस पार्टनरशिप को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं। वैसे समझते बोलने वाले तो अमेरिका वाले भी थे, उनके राजदूत जब यहां आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि दुनिया में भारत से ज्यादा इंपॉर्टेंट देश पूरे अमेरिका के लिए कोई और नहीं है, लेकिन वो अभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन ये राकेश जी, जो डील अभी इस वक्त हो रही है, हम उम्मीद करें कि इसका असर जो है जमीन पर हमें कुछ महीनों में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पे, और कारण ये है कि अभी जो आंकड़ा प्रधानमंत्री जी ने दिया 180 अरब डॉलर का एक, हाँ, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये शायद 250 अरब डॉलर तक जाएगा। 27 देशों में भारतीय कंपनियों को इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है, और वो 27 देश की कंपनियों को भारत में एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल, क्योंकि भारत में निवेश की बहुत सारी गुंजाइश है और भारत चाहता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट हो। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, जो उन्होंने कहा कि भारत मजबूत होगा तो पूरे देश में एक स्थिरता आएगी, यानी एक भरोसा। भारत के प्रति दुनिया के तमाम देशों में जो एक भरोसा है वो अभी भी कायम है। तीसरा, स्किल का, जैसे इजराइल और रूस के साथ भारत का लेबर पैक्ट हुआ है, उसी तरह से इस समझौते में भारत का लेबर पैक्ट भी हुआ है, यानी भारत के कुशल श्रमिकों को अब 27 देशों में काम करने के लिए एक बड़ा अवसर मिलेगा। तो जो एक रोजगार का एक बड़ी बड़ी समस्या है ना, तो जो कुशल हैं, योग्य हैं, उनको 27 देशों में रोजगार के लिए एक बड़ा अवसर तैयार होगा, तो बेरोजगारी की समस्या भी भारत में खत्म होने वाली है। अच्छा, ये इसका उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा असर आपको जल्द दिखाई दे। मैं आपको कह रहा था कनाडा के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो उनकी एक्चुअली जो सर ने कहा वर्ल्ड ऑर्डर तहस नहस कर दिया। दोस्त जो थे वो एक दिन में बेगाने कर दिए ट्रंप ने। यूरोप से बड़ा पार्टनर कौन था? 3 दशक से हमसे बड़ा दोस्त कौन था अमेरिका का? लेकिन एक दिन में बेगाने कर दिए। सब पर टैरिफ, सब पर उल्टे सीधे बयान। अब कनाडा के साथ जो वो कर रहे हैं, कनाडा को चीन दिखने लगा। चीन गए तो ट्रंप जो है तड़प गए, कहा हम 100% टैरिफ लगा देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि हमारे दरवाजे तक तुम चीन को लेके आने की बात कर रहे हो? तो उनको पीछे हटना पड़ा। कह दिया, उनको ट्वीट में लिखा, गवर्नर माइक कार्नी, प्राइम मिनिस्टर को गवर्नर कह रहे हैं कि हमारे राज्य का, तुम जैसे हमारे राज्य का गवर्नर है वैसे ही तुम हो, इतनी औकात है तुम्हारी, इससे ज्यादा तुम उड़ो मत। ये सवाल पूछ लिया गया कनाडा के प्रधानमंत्री से कि आपको बुरा नहीं लगा? उन्होंने आपको गवर्नर कहा। आप जवाब सुनिए। Are you offended by being called governor? I mean, I think in this role you get called a lot of things a lot of time, and I'm not going to comment on every tweet or truth or comment from whoever. So I can handle it. As a follow-up, But I do think this point about our troops is fundamental, and respecting our troops and the contribution that they've made. नाम लेके कह रहे हैं कि ट्रंप हो या कोई हो, कुछ भी कहते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और लेकिन उन्होंने कहा, ये जो ट्रंप ने नेटो के सैनिकों के लिए कहा था ना कि अफगानिस्तान में ये लोग आए थे नेटो के, हमने हमारे बुलाने पर, लेकिन ये पीछे खड़े रहते थे, फ्रंट लाइन पे अमेरिकी सोल्जर लड़ता था। तो उन्होंने कहा कि वो बात अंत में कही कि ये सैनिकों का अपमान जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कनाडा ने भी अपने सैनिक जो है वो भेजे हुए थे, लेकिन फिर वही बात है, इन्होंने भी वही कहा, वर्ल्ड ऑर्डर बचा ही नहीं। अच्छा, इनका कोट बड़ा और एक बड़ा वायरल हुआ था, राहुल जी आपको याद होगा। इन्होंने कहा जो मिडिल कंट्रीज हैं, मिडिल पावर्स हैं, उनको साथ, भारत को भी उसमें गिनिए, मिडिल पावर्स हैं। उन्होंने कहा कि आइदर यू आर ऑन द टेबल, या तो टेबल पर बैठ के बात करो, आइदर यू आर ऑन द टेबल और यू आर ऑन द मेन्यू, वरना तुमको कोई निगल जाएगा। तो अब ये वही आपको ये सारे देश जो हैं आपस में इंटरेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे कनाडा को बुरी बात लगी होगी जब ट्रंप ने ये कहा कि हमारे कारण तुम्हारी एग्जिस्टेंस है, तुम जीते हो हमारी वजह से, जीते हो हमारी वजह से। और दूसरा, भारत और कनाडा की अगर बात करें, 18 लाख भारतीय जो हैं कनाडा में हैं। और दूसरा, हम यूएस और कनाडा की बात करें तो $1 ट्रिलियन का ट्रेड है दोनों के बीच में, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। और ऐसे में डीकपल होना कनाडा का, ये अपने आप में विश्व में बहुत बड़ी घटना है। तो ट्रंप खुद ही कर रहे हैं डीकपल हर देश से अपने आप को। बिल्कुल, उर्सुला भी जो हैं वो, देखिए उनकी जो बातें हैं वो इससे भी आती हैं कि वो जर्मनी से हैं। जर्मनी जो है यूएस से डीकपल करना चाहता है अब,
और जर्मनी को जिस तरह से अपने अब डिफेंस में पैसा लगाना पड़ रहा है, बाकी सब चीजों में लगाना पड़ रहा है, यूरोप बड़ा की मुश्किल सबसे बड़ी फौज बना रहा है जर्मनी। बिल्कुल। तो मुश्किलें ट्रंप ने ही शुरू की हैं अब, लेकिन कनाडा और भारत जो है बहुत जबरदस्त तरीके से रेट कर सकते हैं, क्योंकि पीपल टू पीपल आपस में जो संबंध है कनाडा और भारत के बीच में वो बहुत मजबूत हैं। बहुत भारतीय कनाडा में रहते हैं। संकेत तो चाइना से भी बड़े अच्छे आए। वैसे हमारा गणतंत्र दिवस था कल, तो दुनिया भर से बधाई आ रही थी, वो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उसमें शब्दों का चयन इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारे पड़ोसी चीन ने हमें गणतंत्र दिवस की जिन शब्दों में बधाई दी है वो आपको बताता हूं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीधे भारत और चीन को एक बहुत अच्छा पड़ोसी, बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे पार्टनर बताया है। तीनों शब्द, बहुत अच्छा दोस्त, पड़ोसी और पार्टनर, ये उन्होंने कहा है। और कहा है कि ड्रैगन और हाथी ये मिलकर चले, यही अच्छा विकल्प है, यही दोनों देशों के लिए ठीक है कि हमारे संबंध ठीक होते रहें। और उन्होंने फिर ड्रैगन और हाथी वाली उपमा जो है वो देने की कोशिश की। तो चीन को लेकर के हम हर बात बहुत मतलब फूक फूक कर घूंट भरते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। निश्चित रूप से ये पिछले एक साल में 2 बार मुलाकात हुई है शी जिनपिंग। बिल्कुल, ये एक सकारात्मक संदेश है। और जिस तरीके से चीन का डेलीगेशन आया था, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मिला था, उसके बाद भी लग रहा था कि एक बेहतर संबंध बनने की दिशा में बन रहा है। लेकिन चीन पे बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता ना। ये वही चीन है जब जवाहरलाल नेहरू कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, उसी समय चीन ने आक्रमण कर दिया था। और चीन वही है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान को मदद करता है। तो वो भारत के खिलाफ जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए चीन तमाम हथकंडे अपनाता है जिस तरीके से, तो मुझे लग रहा है कि भारत को बहुत जरा चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके अंदर चीन के नजरिए से इसको जरा सोचिए आप। चाइना हमको कैसे देखता है कि अमेरिका हमें इस्तेमाल करता है चीन के खिलाफ एक ताकत बनाने में। दूसरा, उनको यह लगता है कि अगर दुनिया से ग्लोबल सप्लाई चेन कहीं और उठ के जाएगी तो भारत में जाएगी। नहीं, लेकिन अब भारत वो स्थिति में नहीं। अब भारत दुनिया की एक ताकत बन गया। जिस तरीके से आज देखिए ना, यूरोपियन यूनियन के से भारत का समझौता हुआ है। अब जो वर्ल्ड पावर है, जो पहले यूरोप के पास रहती थी, अब वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो रही है और भारत उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये चीन को बहुत डर है कि जो चीन भारत से बहुत ताकत होता था, आज भारत दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया है और तीसरी इकोनॉमी बनने की स्थिति में। और दुनिया में आज भारत का जो सम्मान बढ़ा है, चीन के लिए तकलीफ है कि आज भारत अपने पैरों पर इतनी बड़ी ताकत बनते जा रहा है। अब ये एक पाकिस्तान की बात मैं यहां पर ला रहा हूं क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी आपको बहुत आजकल बड़े खुश दिखाई देंगे, कभी सोशल मीडिया पे कोई टकरा जाए आपको कि भाई हमारी बड़ी बनती है अमेरिका के साथ और हमारा स्टॉक जो है इंटरनेशनल स्टॉक बड़ा हाई इस वक्त चल रहा है। ठीक है, ट्रंप तारीफ कर देते हैं क्योंकि आसिम मुनीर की और शहबाज शरीफ की बार बार अभी उनके बोर्ड ऑफ पीस में भी शामिल हो गए। लेकिन मिलेगा क्या इससे अमेरिका पाकिस्तान को? सीधा सवाल था टीवी के स्टूडियो में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री से, छोटा आदमी नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी, ये नवाज शरीफ की पार्टी के ही हुआ करते थे, प्रधानमंत्री बन गए थे, फिर जहां हटना पड़ा उसके बाद इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, लेकिन एक्स प्राइम मिनिस्टर है। वो क्या बोल रहा है आप सुनिएगा। आप खुश हो लीजिए कि ट्रंप आपके साथ है, अमेरिका आपका दोस्त है, चवन्ने नहीं देगा आपको, कुछ नहीं लगाएगा आपके यहां, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा आपके यहां। आपके यहां पैसा डुबोने के लिए केवल एक ही देश है, वो है चीन। और वो भी समझ गया है कि ये एक अंधा कुआं है, इसमें जो डालते जाओ, कभी ये कुआं भरेगा नहीं ना, और रिजल्ट तो इससे दूर से निकलने की बात है। और अमेरिका इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। भूल जाइए कि अमेरिका आपकी आर्थिक मदद करना चाहता है या आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहता है। लेकिन वो वही बात वो कह रहे हैं कि भाई अमेरिका पे आप भरोसा मत कीजिए, अमेरिका आपके यहां ढेला नहीं लगाने वाला। सर देखिए, अभी तो ज़रूरत है अमेरिका को पाकिस्तान की। भाई ईरान से आपके जो लड़ाई की तैयारी कर रहा है अमेरिका, उसमें कहीं ना कहीं वो देखिए दबाएगा पाकिस्तान को, चलो हमारे को अपना जो वो है अड्डा यूज़ करने दीजिए, बाकी सब चीज़ें। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को अच्छे से पहचानता है, और क्या वो इतनी बड़ा कोई दाव खेलेगा पाकिस्तान के साथ, ये बहुत ही मुश्किल बात है। ये ज़रूर है कि वो पाकिस्तान को इसलिए भी मदद करने के लिए कोशिश करता है ताकि चीन से कहीं ना कहीं पाकिस्तान उनकी तरफ आ जाए, एक वो बात है। दूसरा, भारत के ऊपर प्रेशर बना रहे। ये चाइना भी कोशिश करता था पाकिस्तान के साथ, ये जो है अमेरिका भी कोशिश करता है कि एक प्रेशर जो है वो इंडिया पर हमेशा बना रहे। लेकिन आप भी सहमत हैं कि अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान की मदद करना या बिल्कुल ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जिस तरह का वहां पे माहौल है, जिस तरह की वहां पे अशांति है, अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उनके लोग वहां एक दो स्टेटमेंट्स मरे जैसे चाइना के लोग मरे। एक दो स्टेटमेंट और दिखाता हूं राकेश जी, फिर मैं आता हूं आपके पास। जबरदस्ती गले पड़ना जिसको कहते हैं, पाकिस्तान की एक आदत है, लेकिन इससे पाकिस्तान को एक और झटका लगा। यूएई ने पाकिस्तान के साथ एक बहुत अहम डील तोड़ दी है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ऑपरेट करने की डील जो है वो यूएई करने वाला था, लेकिन अब संयुक्त अरब अमीरात
का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस्लामाबाद एयरपोर्ट को चलाने में। 26 दिसंबर 2025 को यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद इस्लामाबाद गए थे और तब बड़े प्रसन्न थे मुनीर और शहबाज, लेकिन इसके अगले ही महीने यूएई के राष्ट्रपति ने जब वो भारत आए तो उसके बाद सारा खेल बदल गया। भारत के साथ उन्होंने एक डिफेंस एग्रीमेंट भी कर लिया और यहां से जब वापस लौटे तो वहां जाकर के उन्होंने पाकिस्तान का महंगाई में आटा गीला भी कर दिया। अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट के संचालन की डील यूएई नहीं करने जा रहा है। इसके पीछे कोई खास वजह नहीं बताई गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की ज़्यादा नज़दीकी सऊदी अरब के साथ होती जा रही है और उनका भी डिफेंस पैक्ट हुआ और भारत और यूएई नज़दीक आ रहे हैं, ये यूएई ने चुना कि वो भारत के नज़दीक आए, तो ये एक कदम उन्होंने शायद इसलिए उठाया कि भारत को सही संदेश जाए कि हम पाकिस्तान के साथ एक ट्रेड डील जो है, एक बड़ी डील, अहम डील जो है, उसको हम रद्द करते हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी यूएई के हवाले से। सर हाँ, ये 2-3 दिन पहले ये खबर आई थी, जब यहाँ से जाने के बाद जो 2-3 घंटे के लिए आए हुए थे ना, उसके बाद जाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को मैसेज कर दिया था कि अब जो पूरा मेंटेनेंस का काम है वो हम ख़त्म कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री का आपने बयान दिखाया और ये बताया गया कि वो अमेरिका के नज़दीक है और बड़ी विश्वास कर रहा है अमेरिका के साथ, तो आप 2-3 साल का घटनाक्रम देखिए तो पाकिस्तान कभी चाइना के साथ दिखता है, कभी अमेरिका के साथ दिखता है। मुझे याद आता है बड़े बड़े शहरों में एक लेबर चौक होती है और लेबर चौक में बड़ा आदमी जाता है, अपनी सुविधा से लेबर लेके जाता है और लेबर को ले जाके जब वो काम कराने लगता है तो उसको ये लगता है कि अब यहाँ हम परमानेंट नौकरी में भी मालिक रख सकता है। लेकिन जैसे उसका काम खत्म होता है उस लेबर को नमस्ते करता है, हिसाब करता है, चल फिर वो आके लेबर चौक में खड़ा हो जाता है। तो चाइना के साथ उसका दिखना, यानी वहाँ का पोर्ट लेना और तमाम सिल्क रोड बनाना, तब चाइना के साथ अमेरिका ऐसे दिख रहा था कि गलमहिया बना के चलेंगे, लेकिन आज वो अमेरिका के साथ दिख रहा है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान की हालत वही लेबर चौक में खड़े लेबर की तरह है कि चाइना और अमेरिका अपनी सुविधा से ले जाते हैं और उसका स्वार्थ सिद्ध करके उसको फिर लेबर चौक में खड़ा कर देते हैं। चाइना ने भी पैसा डालना बंद कर दिया है। वो जो सीपेक कॉरिडोर है उसमें कोई नई इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ से नहीं हो रही, क्योंकि उसका कोई रिटर्न निकल के दिखता हुआ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी अमेरिका मजबूरी क्यों है आज की तारीख में, जब चाइना, एक सवाल है, जब चाइना जैसा बड़ा देश, दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक और मिलिट्री ताकत आपके साथ है और वो खुलकर साथ है, इसमें कोई शक नहीं है, पैसा तो सबको प्यारा होता है तो वो पैसा भी देख देख के लगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसने इन्वेस्ट नहीं किया पाकिस्तान में। फिर अमेरिका क्यों चाहिए पाकिस्तान को? इस बात का जवाब भी पाकिस्तान के पत्रकार दे रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तान भी डर के ही गया ट्रंप के पास। जो ये जितनी चापलूसी ट्रंप की गई है, वो आगे बयान में वो भी ये भी कहती हैं कि भाई IMF, वर्ल्ड बैंक कौन चला रहा है? सब अमेरिका चला रहा है। आज IMF और वर्ल्ड बैंक जो है पाकिस्तान को रियायत देना बंद कर दें, या $7 बिलियन का जो लोन दिया है, तो पाकिस्तान की हालत क्या है ये मैं आपको 2-4 छोटे छोटे आंकड़ों में बता देता हूँ। इकोनॉमिक हालत पाकिस्तान की क्या है। इनकी ग्रोथ जो है अभी फिलहाल जो मापी गई है लास्ट क्वार्टर में, वो है 3.75%, 3.25% की ग्रोथ रेट है। और ये भी लोग ज़्यादा बताते हैं। माना जाता है कि एक्चुअल फिगर्स जो हैं वो 2 से 2.5% के बीच हैं। ये इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है वो ये मानता है। इनके फॉरेन रिजर्व्स हैं 16 बिलियन के, भारत के 700 बिलियन के आसपास हैं। इनके $16 बिलियन के फॉरेक्स हैं, फॉरेन रिजर्व्स हैं। और अभी इनकी जो देनदारियां हैं केवल अभी जो इनको अगले 1 महीने में, अगले क्वार्टर तक जो इनको देनदारियां हैं देनी है, वो है $25 बिलियन की। $25 बिलियन की लाइबिलिटी है, 25.7 बिलियन की बल्कि इनकी लाइबिलिटी है केवल साल 2025-26 की। फॉरेन रिजर्व कितने हैं? 16 बिलियन। देनदारी इसी साल की कितनी है? 25.7 बिलियन। कहां से लाएंगे? फिर क्या करते हैं कि लोन नहीं चुका सकते तो लोन को की देनदारी पोस्टपोन कराते हैं। तो इन्होंने $12 बिलियन के लोन पोस्टपोन करा दिए कि अभी नहीं दे पाएंगे साहब, बाद में दे देंगे, अगले हफ्ते आ जाना, अगले साल आ जाना। तो अगले साल के लिए इन्होंने रोल ओवर करा दिए। और जिस देश के पास कुल जमा पूंजी 16 बिलियन है, उसका पूरी दुनिया के ऊपर कर्ज जो है वो $101 बिलियन है। कैसे सर्वाइव करेगा पाकिस्तान? हमारे यहां तो कभी ऊपर नीचे होता है तो यह बात होती है कि ग्रोथ धीमी हो गई, ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी। इनके यहां तो सर्वाइवल की बात हो जाती है। आप अगले महीने का तेल का खर्चा कहां से निकालोगे? यह सवाल खड़ा हो जाता है पाकिस्तान के साथ हर दूसरे तीसरे महीने। लेकिन यह बात है कि दुनिया का कोई ना कोई देश या बैंक बचाने आया। देखिए, पाकिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है ना, उसके कारण उसका पूरा फायदा मिलता है। वो जिस रणनीतिक रूप से उसका जो महत्व है पाकिस्तान का, ये अमेरिका भी जानता है, ये चीन भी जानता है और पाकिस्तान भी जानता है कि हम जैसे लोकेशन पर बैठे हुए तो अमेरिका और चीन हमारी मदद करते रहेगा। अमेरिका और चीन जानते कि अंधा कुआं है, लेकिन इसको जिंदा रखना जरूरी है, इसको मदद रखना जरूरी है। अफगानिस्तान के अंदर अगर
अमेरिका को फिर दखल देना है तो उसे चीन पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी, अफगानिस्तान है, ईरान बिल्कुल है, ईरान की जरूरत पड़ेगी। और पाकिस्तान हमेशा से मदद करता रहा। जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया तो पाकिस्तान की एयरबेस का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो पाकिस्तान जानता है कि भाई हम जिस स्थिति में बने, हम कुछ भी करें, हम पैसा नहीं लौटाए, ये झक मारकर हमको पैसा देते रहेंगे, हम इनकी मजबूरी बने। और चाइना भी इस बात को जानता है कि भारत को अगर सेटल करना है तो भाई पाकिस्तान को ताकत देती रहनी पड़ेगी, पैसा और हथियार देते रहो। अंग्रेजी में एक टर्म है, सो कहते हैं रेंट सीकिंग। ये किराया खा रहा है बेसिकली, जहां बैठा है ना उस जगह का किराया खा रहा है, बेसिक केवल लोकेशन का। अब एक बड़ी पाकिस्तान ने अपनी गर्दन एक और फंसाई हुई है, वो है भारत में आगे वर्ल्ड कप खेले कि नहीं खेले। मामला इनका था ही नहीं, ये भारत में मैच खेलते नहीं, हम पाकिस्तान में मैच नहीं खेलते, न्यूट्रल वेन्यू पर खेलते हैं। वर्ल्ड कप होने जा रहा है और बांग्लादेश की टीम उससे बाहर हो गई है, स्कॉटलैंड की टीम उसके अंदर आ गई है, ये तो आपको मालूम ही है। अब सवाल ये था कि पाकिस्तान ने उस वक्त बहुत आगे बढ़ चढ़ के ये कहा था कि बांग्लादेश के साथ गलत हो रहा है, अगर ये नहीं खेलेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे। तो अब लोगों ने पूछा सरकार से, जो इनके होम मिनिस्टर और पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी से, कि साहब आप कब बाहर हो रहे हो? तो उन्होंने कहा भी सरकार बताएगी। तो इसमें खबर यह है कि आज मोहसिन नकवी की अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग होने वाली है और उसमें यह फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान इंडिया में वर्ल्ड कप खेलेगा, मतलब ये वर्ल्ड कप जो इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे हैं उसमें वो खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई एक तो तुम नहीं खेलोगे, इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलेगा तो यहां पर स्पॉन्सर्स का, एडवर्टाइजर्स का बहुत नुकसान होगा, तो भारत को नुकसान हम पहुंचा सकते हैं। फिर असली बात उन्होंने ये की कि तुम जाके जीत तो सकते नहीं, तो भारत से खेलो ही मत, बॉयकॉट ही कर दो, कम से कम हारने की बेइज्जती भी जो है वो गले नहीं पड़ेगी। असली बात उन्होंने ये बताई। बिल्कुल सही है, वो कटाक्ष के अंदाज में उन्होंने कहा। लेकिन एक बात है, पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि तू कौन खाम खा। बांग्लादेश के साथ टसल थी, बांग्लादेश सेटल कर लेता, आप कूद पड़े उसके बीच में। और दूसरा, पाकिस्तान का ये बात सही है कि क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन इतना खराब है कि वो भारत के मुकाबले, तो चाहे वनडे की बात कर लें या T20 की बात कर लें, वो टिकता ही कहीं नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के खेल को जिस तरह से राजनीति के टूल के तौर पे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत खतरनाक संकेत है। खेल भावना बढ़ाने के लिए होता है, आप उसके जरिए राजनीतिक स्कोर सेटल करें, वो नहीं होना चाहिए। एक अपडेट इसमें कुछ दे रहे थे समीर जी। अब बेसिकली ये भारत में पाकिस्तान खेलेगा जरूर, इससे भारत के साथ मैच नहीं खेलने की उसकी तैयारी है। टूर्नामेंट खेलेगा, भारत से नहीं खेलेगा, भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। और ये बांग्लादेश के सपोर्ट में निर्णय लेने की कोशिश कर रहा है कि भारत से जो मैच टूर्नामेंट से बाहर ही हो गया। फिर नहीं, बाकी लीग में बाकी लोगों से खेलेगा ना। नहीं ठीक है, अगर आप मैच फोरफीट करोगे तो फिर बाहर ही हो गए ना। क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में भारत के साथ हो जाता है। फाइनल में आएगा तो बात दूसरी, लेकिन पहले मैच नहीं खेलेगा तो 2 पॉइंट जो मिलते वो नहीं मिलेंगे, भारत को पॉइंट मिल जाएंगे। सेम ग्रुप में है इंडिया, भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप के अंदर है, दोनों एक ग्रुप में, दोनों ग्रुप में। तो मुझे लगता है कि वो ये कदम पे आगे बढ़ सकता है। लेकिन बहुत क्लियर आईसीसी ने कह दिया है कि भाई जो नुकसान होगा उसके भरपाई पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को करना पड़ेगी। आप बता रहे थे कि अरबों रुपए का नुकसान, अरबों रुपए का। और पाकिस्तान जब बोल दिया पाकिस्तान को, अगर आप आकर नहीं खेलोगे तो आपको एशिया कप से बैन कर दिया जाएगा, आपके साथ डबल सीरीज नहीं होगी। और जो फॉरेन खिलाड़ी को एनओसी मिलती है पाकिस्तान में लीग खेलने की, कुछ आप इसमें जोड़ रहे थे सर। ये मोहसिन नकवी का ज्यादातर प्रॉब्लम है, क्योंकि भारत ने मना कर दिया था कि इनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो नाराजगी जो है वो साफ आती है। और दूसरा, मोहसिन नकवी ने जो अभी बयान दिया इस पूरे मामले के लेके कि हमने हिला के रख दिया, ये बयान जो है बड़ा वायरल हो रहा है पूरे उसमें। लेकिन आईसीसी, जैसे समीर जी भी बताए थे, आईसीसी जिस तरह का इसमें जो है वो प्यूनिटिव एक्शन लेगा अगर पाकिस्तान जो है वो नहीं खेलता है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उनको नुकसान इस पूरे मामले में जरूर होगा। मैं तो देख रहा था आयरलैंड या कोई टीम जो इनके बदले आएगी, अगर स्कॉटलैंड बांग्लादेश के, तो नहीं, स्कॉटलैंड तो आ गई, शायद आयरलैंड इनके बदले आएगी। मैं उनकी टीम का पोस्ट देख रहा था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है बड़ा गलत कर रहा है, खेलना है तो खेले, नहीं तो अभी बताए, तो हम तैयारी शुरू करें कम से कम। ये कह रहे हैं हम गुरुवार शुक्रवार को बताएंगे। वो अच्छी टीम है आयरलैंड, बहुत अच्छा खेल रही है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो भी जवाब देना है अभी दे, ताकि हम अपनी तैयारी वर्ल्ड कप के लिए शुरू कर सकें। तो आप कोई काम किसी के लिए तो रुकता नहीं, और पाकिस्तान के लिए तो क्या ही रुकेगा। आपको ईरान की खबर दे दें, लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे में, 36 घंटे में हमला कर सकते हैं ट्रंप ईरान के ऊपर। अब अमेरिका ने तैयारी तो पूरी कर ली है, लेकिन उससे पहले एक खामोशी सी आ गई है पूरे मामले में। लेकिन कई बार खामोशी के बाद ही होता है बहुत बड़ा धमाका। ट्रंप फिलहाल ईरान पर जितना दबाव बना लेना चाहते हैं बना रहे हैं। अमेरिकी सेना की तैयारी इस बीच हो चुकी है पूरी। अगर हमले का ऑर्डर आता है तो ईरान पर कभी भी बहुत जबरदस्त प्रहार किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप ईरान के बहुत नजदीक आ गया है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, और उसके साथ चलने वाली सबमरीन और बाकी जहाज और बाकी फाइटर जेट सब अपनी जगह तैनात किए जा चुके हैं, और अब वो बस एक आदेश के इंतजार में है। आदेश
इजरायल से बात करके, इजरायल और अमेरिका तय करके अगर हमला करना है तो करेंगे। अब वो कब होगा ये पता नहीं, इसीलिए इस लड़ाई को लेकर स्पेकुलेशंस बहुत तेज हैं। यूएसएस इब्राहिम लिंकन की अब तो लोकेशन भी आने लगी है। कल की तस्वीर में ओमान की खाड़ी में बताया जा रहा था कि वो पहुंच गया है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक आने से ईरान जाहिर है कि परेशान होगा। और इसके बाद ईरान क्या कर रहा है वो आप देखिए। ईरान ने एक वीडियो जारी किया, ईरान की तरफ से ऑफिशियल हैंडल से वीडियो जारी किया गया, जिसमें इस यूएसएस इब्राहिम लिंकन को लोकेट करके दिखाया गया कि हमने ड्रोन से इसको लोकेट कर लिया है और ये हमारे ड्रोन की तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ईरान ये संदेश दे रहा है कि हमें मालूम है तुम क्या कर रहे हो और हमारा ड्रोन सब कुछ देख भी रहा है और हम चाहें तो अभी इस पर हमला कर दें। तो ये एक मैसेज जो है देने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है। आगे आपको बताते हैं क्या हुआ। इसके अलावा लड़ाई से पहले प्रोपेगेंडा कैसे इस वक्त चरम पर है। एक एआई वीडियो और बनाया ईरान ने, इसमें यह बताया गया कि कैसे यूएसएस इब्राहिम लिंकन को वो तबाह कर देगा अगर उसके ऊपर हमला हुआ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं और ये सारे इनके जो सरकारी मीडिया है ईरान का, उसके ऊपर ये सारी तस्वीरें इस वक्त चल रही हैं कि देश में एक माहौल बनाने के लिए, क्योंकि अभी जितना विरोध प्रदर्शन हुआ आयतुल्लाह खमेनी की रेजिम के खिलाफ, उसके बाद उनको अब इतना तो लगता ही होगा ईरान के लोगों की जंग होती है तो सरकार के पक्ष में लोग खड़े हो ही जाते हैं किसी भी देश पर आफत अगर आती है तो। और इस वक्त तो ईरान पर बहुत बड़ी आफत जो है वो दिखाई दे रही है। तेहरान की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। शॉपिंग मॉल्स के बाहर आपने देखे होंगे ना, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने के लिए वो जगह होती है। ये तेहरान की एक मॉल के बाहर होर्डिंग लगी हुई है बड़ी सी, इसमें भी ये यूएसएस इब्राहिम लिंकन को दिखाया गया है कि ये हाल करेंगे तुम्हारा अगर आ गए हमारे पास, तो अगर हम पर हमला किया तो तेहरान में लड़ाई को लेकर के जुनून पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग अब सरकार के साथ खड़े हो जाएं। इस बीच एक स्टेटमेंट आया ईरान के एक बड़े पावरफुल पॉलिटिशियन का, इनका नाम है अली लारीजानी। इन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बात की। इन्होंने कहा कि अमेरिका कुछ भी कहता रहे कि उसने हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बहुत कई दशक पीछे कर दिया या बर्बाद कर दिया, लेकिन ईरान कह रहा है कि अगर हम चाहें तो 2-3 हफ्ते के अंदर हम परमाणु हथियार बना सकते हैं। लेकिन हम दुनिया के इकलौते ऐसे देश हैं जिसके पास ये कैपेबिलिटी है, लेकिन वो चाह के न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है। तो ट्रंप को नाजी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप बड़ी युद्ध की फिल्में देखते हैं, ये ईरान जो है कोई फिल्म नहीं है। और कहा कि हमने पिछले साल जून में 12 दिन की लड़ाई में केवल अपनी 25% ताकत इस्तेमाल की थी और अब तो हम अपनी ताकत और ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। तो और वो बार बार उसकी तरफ से जरा ये भी कहा जा रहा है कि छोटी लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई होगी तो। देखिए, ईरान ने तो पूरी तैयारी कर ही रखी है। उसने, चीन ने भी जिस तरह से उसकी मदद की है, जहां हमने खुद ही इसी कार्यक्रम में दिखाया था किस तरह से चीन के बहुत सारे विमान जो हैं वो असला लेकर वहाँ पे उतरे हैं। तो चीन तैयारी कर रहा है। अब ये भी बीच में अमेरिका की तरफ से जो है वो संदेश गया है कि हम तैयार हैं, अगर जो है ईरान जो है बात करने के लिए आता है तो हम तैयार हैं बात करने के लिए। वो तो ट्रंप कह रहे थे हमें फोन आ रहे हैं ईरान के लोगों के, हम बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं कि ईरान ने ये कहा हो कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। देखिए, दूसरा ये भी बात है कि अभी तक जो यूएस है उसने ये तय नहीं किया कि वो ईरान पे हमला करेगा कि नहीं। यूएस में ये भी बातें आ रही हैं कि हम दबाव की राजनीति जो है कर रहे हैं इस वक्त कि ईरान जो है वो बातचीत के लिए आ जाए, ये उनकी कोशिश है। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर ये लड़ाई होती है तो ये देखने वाली बात होगी कि चीन और रूस का रुख क्या होता है। मैं बताता हूं, उसकी खबर है मेरे अगर पास। चीन और रूस इस लड़ाई में भी उन्होंने ईरान का साथ नहीं दिया, जो बहुत ही करीबी उनका पार्टनर है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर जो एक ये कहते हैं कि कितनी सामरिक तौर से या मिलिट्री तौर पे कितना कोई सबल राष्ट्र है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगे। खुलकर मदद की जा रही है चाइना और ईरान की तरफ से और रशिया की तरफ से ईरान की, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन यूएई ने भी एक बड़ा स्टैंड ले लिया है। यूएई की सरकार ने ऐलान किया है कि वो ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन या एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देगी। संयुक्त अरब अमीरात का ऑफिशियल स्टैंड है ये कि हर मसले का समाधान डायलॉग से होना चाहिए और उन्होंने ये फैसला इसलिए किया है कि मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहे। आपको याद है पहले भी जब कुछ दिनों पहले जब चरम पर चल रहा था प्रोटेस्ट ईरान के अंदर, तब भी, और जब लग रहा था कि अब हमला किया कि तब हमला किया अमेरिका और इजराइल ने, तब भी ये अरब देश जितने हैं, खास तौर पर ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्की, इन लोगों ने खूब दबाव बनाया था ट्रंप के ऊपर कि आप हमला ना करें। उस वक्त हमला नहीं किया और एक बार फिर अब जब यूएई ने देखा कि फिर हालात बन रहे हैं जंग के, तो उसने फिर यह ऐलान किया है कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये मुस्लिम कंट्रीज तो बिल्कुल नहीं चाहती कि ईरान के ऊपर इजराइल या ट्रंप हमला करें। हालांकि इन सबको खतरा ईरान से है।
लेकिन इस बार जाने क्यों ये ईरान के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि खासकर इजराइल के लिए इनको लगता है कि यूएई तो चलिए ईरान इजराइल से उसके संबंध अच्छे हो गए, बाकी देशों को लगता है कि जो इजराइल कतर पर मिसाइल मार सकता है वो उसको किस दिन जरूरत पड़ी तो हमारे यहाँ भी कर देगा, और अमेरिका अब कोई रिलायबल पार्टनर रह नहीं चुका, इसलिए अब वो ये दबाव बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कोई अमेरिकी और इजरायली इंटरफेरेंस ना हो तो वही अच्छा है। एक चाइना की खबर आपको बता देता हूँ, चाइना ने एक बड़ी सैन्य मदद की है। मैंने आपको कल बताया था कि उसके 16-17 जहाज, बड़े मालवाहक जहाज जो हैं वो वहां पर हथियार लेकर के पहुंचे हैं पिछले कई दिनों में। अब उसने DF-21D मिसाइल्स की एक खेप भेजी है। ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं और एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल्स भी हैं। तो ये खास तरीके की कैपेबिलिटी की मिसाइल्स चाइना ने ईरान को भेजी हैं। ऐसी खबरें इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर बहुत तेजी के साथ चल रही हैं। राजकुमार, अब सवाल यही है कि बार बार वही सवाल, जंग होगी कि नहीं होगी? हमारे भी इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं ना इससे। नहीं, इंटरेस्ट तो पूरी दुनिया की शांति का सवाल है, इसलिए सबका जुड़ा हुआ है। दुर्भाग्य है कि जो आदमी बोर्ड ऑफ पीस बना रहा है उसने दुनिया भर में शांति को और स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। और ट्रंप, मैं बड़े बात करूं, जैसे दुनिया में हम मानते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी कारोबारी शक्ति भी है, कारोबार की दृष्टि से भी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। लेकिन ट्रंप के 1 साल के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में अमेरिका की पूरी स्थिति, मान सम्मान, चौधराहट सब खतरे में पड़ती दिख रही है। और ट्रंप का जो अनप्रेडिक्टेबल जो एटीट्यूड है वो कुल मिलाकर के तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर दुनिया को धकेल रहा है। इसलिए तो बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। इसलिए अगर ईरान के मुद्दे पर आप जैसे कहा कि कुछ मुस्लिम राष्ट्र उसको लेकर के सशंकित भी रहे हैं, लेकिन फिलहाल ईरान के साथ खड़े होते दिख रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि अब जो बिगर ईविल है, जो बड़ी बुराई है, उससे लड़ाई के लिए छोटी बुराई का भी साथ देने के लिए तैयार है। तो ये खतरा बहुत बड़ा है कि लड़ाई होगी। ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है लेकिन वो कारोबारी भी है, तो वो कई बार बड़बोलेपन के जरिए अपना हित साधने की कोशिश करते हैं। ऐसा हमने कई मामलों में, जो ट्रेड डील उनकी हुई है टैरिफ के मामले में, कुछ देशों के साथ हमने देखा है। पर मुझे लग रहा है कि ट्रंप, क्योंकि अभी मिड टर्म भी होना है वहां पे, उसका भी प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर उनको अपने देश में सपोर्ट मिल सकती है। मैं वही कह रहा हूं, में एंटी ईरान फीलिंग बहुत ज्यादा है। आपने कहा कि ईरान में लोग, अगर देश पर हमले की स्थिति आती है तो सरकार का विरोध करने वाले भी साथ आ जाएंगे। वही स्थिति अमेरिका में भी हो सकती है और ये दुनिया भर में शासक वर्ग का एक आजमाया हुआ नुस्खा रहा है कि देश को खतरा बताएंगे तो देश एक हो जाए। अमेरिका के तो अंदर खतरा इस वक्त, लेकिन है उसका ट्रंप क्या करेंगे? आप देख रहे हैं कई दिनों से अमेरिका में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। इनकी इमिग्रेशन और कस्टम फोर्स जो है उसने देखा कुछ लोगों को पकड़ने के सिलसिले में गोली चला दी, 2 लोगों की हत्या हो गई मिनेसोटा राज्य के अंदर। अब उसको लेकर न्यूयॉर्क से लेकर शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, उत्तरी कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस समेत अमेरिका के कई राज्यों और कई शहरों के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं ट्रंप और आइस के खिलाफ। इसको आइस कहा जाता है, इस इमिग्रेशन और कस्टम फोर्स को। इवन इनका जहां मुख्यालय है उसके बाहर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए। एक होटल मिनेसोटा में, एक होटल मिनियापोलिस में, जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, उस होटल के अंदर 2 आइस कर्मचारी थे। ये खबर लोगों को मिली तो वो पहुंच गए वहां उसका होर्डिंग गिराने के लिए, दरवाजे तोड़ने के लिए। ये सब कुछ वहां पर इस वक्त चल रहा है। एक बार सारी तस्वीरें दिखा दीजिए। किन हालात में लोग बाहर निकले हैं। जबरदस्त ठंड, पारा -20, -30 डिग्री। And a huge group of protesters are trying to enter that hotel. They believe ICE agents are staying there. Check out this scene here. They kind of barricaded the roads. I don't see any local law enforcement on the scene, but take a look at this. ये देखिए, इस होटल के में आइस के अधिकारी थे तो वहां लोग पहुंच गए इस होटल को इस तोड़फोड़ करने के लिए। यहां पर सामान्य नहीं है। सोशल मीडिया पर अपीलें की जा रही हैं कि लोग अब बाहर निकलें तो हथियार लेके, जिनके पास भी हथियार है, पिस्टल है, बंदूक है, वो लेकर के बाहर निकले। जगह जगह आइस के, मैंने ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं, पुलिस वाले मार रहे हैं जहां उनको आइस के एजेंट मिल रहे हैं। जिन राज्यों में ट्रंप की सरकार नहीं है, मतलब रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नर किसी और, वहां डेमोक्रेटिक गवर्नर है, उन राज्यों में पुलिस जो है वो खुलकर आइस के लोगों को गिरफ्तार कर रही है।
हथकड़ी लगा करके उनको पकड़ रही है कि तुम आम लोगों को परेशान नहीं करोगे। एक मतलब जैसे इसमें दिख रहा है आपको, आवाज बड़ी, इसकी आवाज दीजिएगा जरा। ये मतलब एक फेडरल फोर्स सेंटर की फोर्स बनाम लोकल पुलिस, और लोकल पुलिस सेंटर की फोर्स को हथकड़ी डाल के जबरदस्ती उठा के ले जा रही है। ये ऐसे हालात ट्रंप ने अपने देश के अंदर बना दिए। Nah, not today. Stop hiding behind masks. You want to snatch people up? Do it in the daylight. You can play those games in other states, but not in New York. Don't brave, let them see your face. Hey, whoa, yeah, that's who you are. ये आइस का अधिकारी है ये। इसके चेहरे से मास्क जिस तरीके से खींचा, तो ये हालात हैं, और ट्रंप को ये सब समझ में आ रहा है कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं, मामला हाथ से निकल रहा है, और इससे केवल उनके जो विरोधी हैं वो तो निकले हुए हैं सड़कों पर, ट्रंप का अपना समर्थक वर्ग भी ये बात नहीं पसंद कर रहा है कि देश में लोगों की जानें जा रही हैं, आइस के लोग लोगों को मार रहे हैं, और ये जितनी अफरा तफरी मची हुई है देश के अंदर, इंस्टेबिलिटी सी आ गई है, ये उनके समर्थकों को भी परेशान कर रही है, इसीलिए ट्रंप परेशान है। अब ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने एक सीनियर ऑफिसर को डिप्यूट किया मिनियापोलिस के लिए, और कहा कि यह आदमी सीधे मुझे रिपोर्ट करेगा। उस आदमी को कहा कि इनका नाम है टॉम होमन। इन्होंने कहा कि ये वो सीनियर आदमी है, और ये मैं इसको वहां मिनियापोलिस भेज रहा हूं जहां पर दोनों हत्याएं हुई हैं, और ये सीधा मुझे रिपोर्ट करेगा। तो ये उनका तरीका है चीजों को हैंडल करने का। लेकिन मैं आपको बताता हूं ट्रंप का सबसे बुरा हाल किस वजह से है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में आपको बता दूं, इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने उनकी अप्रूवल रेटिंग जारी की है। जब ये आए थे, पहला हफ्ता जब ट्रंप का था 2024 में जब ये आए थे, तो इनकी अप्रूवल रेटिंग थी 2। अच्छा, वो कैसे अप्रूवल रेटिंग गिनते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे हमारे यहां अगर पूछा जाए कितने लोग सरकार के काम से खुश हैं, तो 70% लोगों ने कहा खुश हैं, तो हम कह देते हैं 70% अप्रूवल रेटिंग। इनके अलग सिस्टम है। अगर किसी ने कहा 70% जो है वो खुश हैं, 30% ना खुश हैं, तो अप्रूवल रेटिंग होगी 70 - 30 40, और 40% लोग जो है वो समर्थन कर रहे हैं। हाँ, वो पूरा प्लस माइनस करके बताते हैं। तो जब आए थे तो थी 2% अप्रूवल रेटिंग थी। इस वक्त ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग है -19। -19 का मतलब यह है कि 19% लोग जो हैं वो ज्यादा हैं जो पसंद करने वालों के खिलाफ नापसंद कर रहे हैं ट्रंप को। तो -19 की अप्रूवल रेटिंग में है। और ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की जब शुरुआत हुई थी तो उसके पहले हफ्ते में 37% अमेरिकियों का मानना था कि देश सही दिशा में जा रहा है। 50% लोगों ने कहा था कि अब देश गलत रास्ते पर है। नया आंकड़ा बता रहा है केवल 31% लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो भी कर रहे हैं, जिस दिशा में देश को ले जा रहे हैं वो ठीक है। 61% लोगों का मानना है कि ट्रंप एक बहुत बड़े जंजाल में अमेरिका को इस वक्त फंसा रहे हैं। समीर जी, इसका मतलब यह है कि जो मई में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले अमेरिका में, वो तो गए हैं, वो बता रहे हैं कि ट्रंप का प्रदर्शन कैसे बना रहा है, रिपब्लिक कैसा प्रदर्शन करने जा रही है। और इतनी स्थिति अमेरिका में खराब हो गई है आइस एजेंटों को लेकर कि आइस डिपार्टमेंट को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है कि आइस के जो लोग हैं वो अकेले ना घूमे, अपनी आइडेंटिटी इमीडिएट ना बताए, और जब कहीं जाना है तो इकट्ठे होकर जाए। तो और वहाँ संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। अगर एक राज्य की पुलिस एक सेंट्रल फोर्स को गिरफ्तार कर रही है, एजेंसी को गिरफ्तार कर रही है, तो सोचिए मतलब क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है वहां पर, और किस तरीके का ट्रंप अमेरिका बनाने जा रहे हैं जो कल्पना नहीं कर सकते थे। गवर्नर विरोध कर रहे हैं, राज्य की पुलिस विरोध कर रही है कि भाई सेंट्रल एजेंसी आ रही है, मनमानी कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है, और लोग इस -10 डिग्री -20 डिग्री में सड़क पर उतरकर जिस तरीके से ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और ट्रंप इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। ट्रंप से पूछा गया कि भाई इतना लोगों का प्रदर्शन हो रहा है, आपकी आइस ने निर्दोष लोगों को मार दिया है, तो उन्होंने कहा तो होता रहता है, इसको बहुत गंभीरता से आप मत लीजिए, हमारा काम घुसपैठियों का निकलना है, वो हम करके रहेंगे। ट्रंप अभी भी नहीं समझ रहा है कि वो जिस घुसपैठी के नाम पर अमेरिकन नागरिक को मारा जा रहा है, जिस तरीके से उनका विरोध हो रहा है, आने वाला समय उनके लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। और मुझे लग रहा है मिड टर्म चुनाव तो हारेंगे, वो इसी स्थिति करके जा रहे हैं कि आने वाले 15-20 साल तक रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में नहीं लौटेगी। मुझे लग रहा है वो डेमोक्रेट के हाथ में सत्ता सौंप कर जाएंगे। ट्रंप डरे हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं, और उन्होंने जो इमिग्रेशन का हेड है ग्रेगरी बोविनो, उसको हटा लिया। अच्छा, वो जो है उसको ये भी बात वहाँ पे जा रही है क्या उनको सैक कर दिया गया है या उनको सिर्फ उस जगह से हटाया गया है। तो ये साफ दिखाता है कि ट्रंप जो है वो भी काफी दबाव में है, डैमेज कंट्रोल कोशिश कर रहे हैं, और वैसे भी काफी डरे हुए हैं। सर 2-3 मिनट रह गए, मैं चाह रहा था एक बात राहुल गांधी की हो जाए, क्योंकि कल से 2 बड़ी कंट्रोवर्सी उनको लेकर के चल रही हैं। कल रिपब्लिक डे परेड में राहुल गांधी को तीसरी पंक्ति में बैठने की जगह दी गई थी, उनको और उनके साथ जो है
मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। तो ये तस्वीर ट्वीट की कांग्रेस के नेताओं ने और कि ये कहा कि देखिए ये सम्मान है देश के एलओपी का, लीडर ऑपोजिशन का, पहली पंक्ति में क्यों नहीं बिठाया, जहां मंत्री बैठते वहां क्यों नहीं बिठाया। एक तस्वीर उन्होंने ये भी जारी की कि लालकृष्ण आडवाणी 2014 में 26 जनवरी में 2014 में मोदी सरकार आई, लेकिन वो आई थी वही मई जून में, तो उससे पहले 26 जनवरी हो चुकी थी। तो उन्होंने जो एक तस्वीर जारी की जिसमें बताया कि आडवाणी जी जो हैं वो बैठे हुए हैं उस पंक्ति में बैठे हुए हैं जिसके अंदर जिस रो के अंदर सारे बड़े मंत्री जो थे उस वक्त के, जितने पी चिदंबरम से लेकर के सामने, वो दूसरी तस्वीर भी होगी तो वो प्ले कर दीजिए जो कांग्रेस पार्टी ने जारी की है। तो वो उस पंक्ति में हमने आडवाणी जी को बैठाया था। ये मणिकम टेगोर हैं, इन्होंने इस पर सबसे पहले ऐतराज जताया, तो इनकी बात सुन लेते हैं। Mr. Modi and Amit Shah, the level they are stooping low. Usually, till 2014, the first row opposition leaders, Sushma Swaraj, Arun Jaitley ji, and even L.K. Advani ji, who was not an opposition leader, was always seated there. Therefore, this is a very, very low level of politics by the government. Opposition leaders has been insulted on a Republic Day is unacceptable. तो पहले चलिए इसी विवाद की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी को तीसरी पंक्ति में क्यों बिठाया? पहले भी ये विवाद हो चुके हैं, पहले विवाद ये भी हो चुके हैं कि राहुल गांधी संवैधानिक समारोह में जाते नहीं थे। वो शायद इसके पहले भी 15 अगस्त पे नहीं गए, कभी 26 जनवरी पे नहीं गए, कभी वो सीजीआई की स्वेरिंग में नहीं गए, उपराष्ट्रपति के स्वेरिंग में नहीं गए, लेकिन यहाँ तो तीसरी पंक्ति में बैठाए दिख रहे हैं। नहीं, इसके पहले भी मुझे जहां तक याद आता है, आप लोग थोड़ा सा ठीक करिएगा, कि 26 जनवरी के प्रोग्राम में ही राहुल गांधी नहीं गए। मैं तो कह रहा हूँ 15 अगस्त 26 जनवरी के प्रोग्राम में वो नहीं गए, 2-3 बार हो गया। हाँ, लालकृष्ण आडवाणी जी और राहुल गांधी जी की तुलना मुझे लगता है राजनीतिक रूप से, राजनीतिक हैसियत से तो करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी जी सिर्फ एक पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे। लालकृष्ण आडवाणी जी सरकार के कई महत्वपूर्ण जगहों पर रह चुके, उप प्रधानमंत्री रह चुके थे, उनकी एक वरिष्ठता थी, उनका एक अलग ऑरा था। लेकिन राहुल गांधी जी के साथ नहीं, वो 2014 की बात कर रहे हैं सर, तो ना वो उस वक्त पार्टी प्रेसिडेंट थे और एलओपी भी नहीं थे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों की तुलना, ये पिक्चर है, देखिए वो आडवाणी जी बैठे, आनंद शर्मा दिखाई दे रहे हैं इसमें, पी चिदंबरम, सोनिया जी बैठी हैं स्वयं, सोनिया गांधी जिस पंक्ति में बैठी हैं वो कह रहे हैं हमने उस पंक्ति में आडवाणी जी को बैठाया। सुशील कुमार सिंधे भी थे। हाँ, सुशील कुमार सिंधे भी बैठे हुए हैं। अब बताइए राहुल गांधी के साथ गलत हुआ या ठीक हुआ, ये बताइए। नहीं, मैं इसको गलत नहीं मानता। एक व्यवस्था होती है, एक प्रोटोकॉल होता है, और उस प्रोटोकॉल के हिसाब से ही जगह निर्धारित की जाती है, और राहुल गांधी जी को जहां बिठाया गया वो मुझे लगता है गलत या सही। देखिए, मुझे लगता है प्रोटोकॉल का फॉलो करना चाहिए, और प्रोटोकॉल क्या कहता है वो एक बार चेक करने की जरूरत है। कायदे से एलओपी कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होता है, आगे बिठाना। तो अगर वो डिमांड करता है तो उनको पहली लाइन में कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच होना चाहिए। दूसरा विवाद बता देता हूं, इसके बाद एट होम सेरेमनी हुई राष्ट्रपति भवन में, जहां पर कल के चीफ गेस्ट जो थे यूरोप के, वो दोनों वो भी गए हुए थे। तो वहां कल जो थीम था वो असम का थीम था। तो हर जो व्यक्ति वहां आ रहा था उसको एक पटका, गमछा, जो भी कहिए, अंग वस्त्र कहिए, असम का, वो पहनाया जा रहा था एंट्री पे ही। तो राहुल गांधी को भी पहनाया गया होगा। राहुल गांधी आपको उसमें वो दिख रहे हैं, वो तो राहुल गांधी ने नहीं पहना हुआ है, खड़गे साहब ने पहना हुआ है, बाकी जितने लोग दिख रहे हैं ज्यादातर ने पहना हुआ है। तो बीजेपी के लोगों ने इस पर ऐतराज किया कि ये असम का अपमान है, इन्होंने असम का पटका जो है वो क्यों नहीं पहना। अब इस तस्वीर को देखिए, वो जहां बैठे हैं कुर्सी पे, कुर्सी के पीछे उन्होंने लकड़ी के ऊपर जो है वो गमछा टांगा हुआ है, मतलब उनको मिला गमछा। और मैंने एक तस्वीर में वो फिर उनके अभी भी देख रहे थे, उनके हाथ में है, तो शायद उन्होंने पहन लिया हो जब उस वक्त एंट्री गेट पर, और उसके बाद उन्होंने उतार के उसको हाथ में रख लिया। लेकिन इसको बताया जा रहा है असम का अपमान। हेमंत बिश्व शर्मा ने भी इस मुद्दे को जो है ट्वीट कर दिया है। अब एक सांसद है नासिर हुसैन, कांग्रेस पार्टी के, उनका समय नहीं तो बयान दिखा देता। उन्होंने कहा मेरे सामने राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए, मेरे सामने उनको वो गमछा पहनाया गया और मेरे सामने राहुल गांधी ने पहना। हो सकता है बाद में उतार के हाथ में रख लिया हो, लेकिन क्या ये कोई विवाद की वजह है? मुझे लगता है कि बीजेपी और सरकार जो है राहुल गांधी को कुछ ज्यादा ही तवज्जो देते हैं। हर बार तो ये भी कहा कि राष्ट्रपति ने भी कहा राहुल जी से पहन लीजिए इसको। इतना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। किसी जर्नलिस्ट ने बताया क्या इतनी इंपॉर्टेंट है राहुल गांधी की कि उन्होंने क्या कपड़ा पहना, क्या गमछा पहना, क्या नहीं पहना, वो कहाँ गए, सारी चीजों में बीजेपी और सरकार जो है उनके ऊपर खास ध्यान रखती है। मुझे लगता है कि इससे जाती हो रही है क्या राहुल गांधी के साथ, ये मुझे बताइए। नहीं, जाती नहीं हो रही है, वो है ऐसे, वो मतलब रिलक्टेंट है, तो उसका क्या किया जाए, छोड़ दो। राहुल गांधी को दिया तो राहुल गांधी को पहन लेना चाहिए था, और राहुल गांधी को देखना भी चाहिए ना कि भाई आसाम में इलेक्शन है, इस चीज का विवाद होगा। आप एक राजनेता हो, विपक्ष के नेता हो,
बाहर जाकर क्या मैसेज जा रहा है, मीडिया में क्या मैसेज जाएगा, आपकी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी को ये बात समझना चाहिए और मुझे लगता है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ये भी समझना चाहिए दोनों को कि भाई राष्ट्रपति के रहते प्रोग्राम से निकलना नहीं था। प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति जब चली जाती है उसके बाद नेता जाते हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहले चले गए, तो ना मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे। राष्ट्रपति उस कार्यक्रम में आप चले जाते हो। अब राहुल जी के साथ हो ही जाता है विवाद, क्या करें, कुछ ना कुछ जो है।